अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भलीकार। आप थंबनेल और टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये वाला और इससे पिछले वाला ये वाला टॉपिक, ये दोनों टॉपिक एक ही चीज़ के बारे में, ऑर्बिटल वेलोसिटी। कौन सी चीज़ थी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। पहला टॉपिक ये वाला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट और मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड अर्थ। ये दोनों टॉपिक जो हैं ये सेम ही हैं। ठीक है, दोनों में ऑर्बिटल वेलोसिटी डिस्कस की गई है। दोनों में कौन सी चीज़ डिस्कस की गई है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। उस वाली वीडियो में भी हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी की एक इक्वेशन डिस्कस की, उसकी डेरिवेशन की, उस इक्वेशन की। आज इस वीडियो में भी हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन करेंगे, इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे। सो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके वो वाली वीडियो देखें, क्योंकि ये वीडियो समझने के लिए वो वीडियो समझना ज़रूरी है। सो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो आज का ये जो टॉपिक है ना, ये समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझें कि यहाँ पर एक प्लेनेट है। ठीक है, टॉपिक का नाम ये है ना, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड अर्थ। सो कौन सा प्लेनेट है? अर्थ। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड अर्थ। सो यहाँ पर मैं एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूमेगा, यहाँ से रिवॉल्व करेगा, अर्थ का चक्कर लगाएगा। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगाएगा, रिवॉल्व करेगा, घूमेगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, हमने पढ़ा था ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंसानों ने बनाए होते हैं, जो इंसानों ने बनाकर भेजे हैं और वो धरती का चक्कर लगा रहे हैं, जैसे एलोन मस्क के सैटेलाइट। अब ये स्पेस में कैसे भेजे इन्होंने? ठीक है, ये जो रास्ता है सैटेलाइट का, इस रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। सो ये सैटेलाइट ऑर्बिट में कैसे घूम रहा है, कैसे रिवॉल्व कर रहा है? क्या इस सैटेलाइट को ऊपर ले जाया गया फिर उसको छोड़ दिया गया? अगर ऐसा करते, सैटेलाइट को ऊपर ले जाकर छोड़ देते, तो वो तो नीचे गिर जाता ना, लेकिन ये घूम रहा है। तो क्या किया जाता है, इन सैटेलाइट को ऊपर ले जाकर बहुत तेजी से मूव कराया जाता है। क्या कराया जाता है? बहुत ही तेज वेलोसिटी के साथ इनको मूव कराया जाता है, या मैं कहूँ एक खास वेलोसिटी के साथ मूव कराया जाता है। फर्ज करें ये सैटेलाइट, इस सैटेलाइट को मूव कराया गया 12,000 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, 12,000 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको मूव कराया गया। ठीक है, और इसी वजह से ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर इस ऑर्बिट की वेलोसिटी थोड़ी भी कम होती, फर्ज करें कितनी होती, 12,000 से 11,000 होती, 12,000 से कितनी होती, 11,000, तो ये सैटेलाइट घूम नहीं पाता, ये नीचे नीचे क्या करता, गिर जाता। ऐसा होता है नहीं होता? हाँ, अगर ये पेन है, ठीक है, कम वेलोसिटी से के साथ फेंकूंगा तो ये जाके नीचे गिर जाएगी। अगर बहुत तेज वेलोसिटी से फेंकूंगा तो ये आगे जाकर गिरेगी, और तेज वेलोसिटी से फेंकूंगा तो ये पेन और ज़्यादा दूर जाएगी। सो अगर इस सैटेलाइट को हम कम वेलोसिटी के साथ मूव कराएंगे तो ये सैटेलाइट जाके आगे जाके यहाँ पर गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको, इस सैटेलाइट को 12,000 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी, 12,000 से फर्ज करें 13,000 की वेलोसिटी पर घुमाते, तो ये सैटेलाइट धरती का चक्कर नहीं लगाता, ये धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स को छुड़ा के आगे स्पेस में कहीं निकल जाता। सो वेलोसिटी, ये जो सैटेलाइट की वेलोसिटी होती है ना, वो केयरफुली सिलेक्ट की जाती है। ना वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, ना वेलोसिटी बहुत कम हो। अगर कम होगी तो नीचे गिर जाएगा, अगर ज़्यादा होगी तो सैटेलाइट चला जाएगा, वो यहाँ पर रिवॉल्व नहीं करेगा। सो वेलोसिटी केयरफुली सिलेक्ट की जाती है। इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है ना ऑर्बिट में, उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर है जी? अब इसी बात को न्यूटन ने भी समझाया था। न्यूटन ने कहा था कि ये जो सैटेलाइट होते हैं ये कैसे मूव करते हैं प्लेनेट के अराउंड। ये न्यूटन ने कुछ
इस तरीके से समझाया था। हाँ जी, न्यूटन ने इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से समझाया कि न्यूटन ने कहा फ़र्ज़ करें ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है। ग्रीन कलर का आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये वाला पहाड़ दिखाई दे रहा है? हाँ, तो फ़र्ज़ करें ये पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर से अगर आप तोप का गोला चलाएँ, कैनन बॉल, ठीक है, कैनन बॉल किसे किसे कहते हैं? इस तोप के गोले को। सो अगर कम वेलोसिटी से इसे मूव कराएँगे तो ये तोप का गोला आगे जाके गिर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ी और ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कराएँगे तो तोप का गोला थोड़ा आगे जाके गिरेगा और अगर और ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कराएँगे तो ये तोप का गोला ज़मीन पे नहीं गिरेगा, ये धरती का चक्कर लगाने शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये गिरेगा नहीं, ये चक्कर लगाना शुरू कर देगा। सो न्यूटन ने ये बात बताई कि जो सैटेलाइट होते हैं वो धरती के या किसी प्लैनेट के अराउंड मूव कैसे करते हैं। सो थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं, क्या कहता है। न्यूटन यूज्ड द फॉलोइंग एग्जांपल टू एक्सप्लेन हाउ ग्रेविटी मेक्स ऑर्बिटिंग पॉसिबल। न्यूटन ने ग्रेविटी कैसे ऑर्बिटिंग कराती है ये समझाने के लिए नीचे मिसाल दिया। तो उसने कहा इमेजिन अ कैनन बॉल। सो फर्ज करें एक तोप का गोला है, उसे लॉन्च करते हैं एक बहुत ही बड़े माउंटेन से, पहाड़ से। सो द कैनन बॉल इज लॉन्च एट ए स्लो स्पीड। पहले कैनन बॉल को स्लो स्पीड से लॉन्च किया गया। द कैनन बॉल विल फॉल बैकवर्ड। वो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। द कैनन बॉल इज लॉन्च एट द मीडियम स्पीड। फिर उसको मीडियम स्पीड से लॉन्च किया गया, फिर भी वो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो गिर जाएगा। उसके बाद कैनन बॉल को हाई स्पीड पे लॉन्च किया गया, तो इस बार जो है कैनन बॉल वो नीचे नहीं गिरेगा, वो धरती का ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। हाँ जी, तो न्यूटन ने क्या कहा वो आपने समझ लिया, क्लियर है जी। अब जो है हम आते हैं उस ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन पे। डेरिवेशन पे आने से पहले आपको तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी। कौन सी तीन चीज़ें? सो ये तीन चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहले आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। सो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है। हर ऑब्जेक्ट, हर मैटर कह लीजिए, अगर आपको ऑब्जेक्ट का समझ नहीं आता, हर हर चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाती है, जिसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ये पेन मुझ पर फोर्स लगा रही है, मैं पेन के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ये दीवारें मुझ पर फोर्स, लेकिन वो फोर्स महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, ठीक है। और ये पैदा होता है मास की वजह से। ये पेन फोर्स लगा रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगा रही है? इसके मास की वजह से। जिसके पास भी मास है वो फोर्स लगाता है, लेकिन ये फोर्स बहुत कम होता है, ठीक है। ये फोर्स उन ही ऑब्जेक्ट का महसूस किया जा सकता है जो ऑब्जेक्ट साइज में बहुत ही बड़े हैं। सो मेरा फोर्स कोई महसूस नहीं कर सकता, वो ना के बराबर है। क्यों? इस पेन का फोर्स मुझे महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि वो ना के बराबर है। लेकिन ये जो हमारी धरती है, अर्थ, वो बहुत ही साइज में बड़ी है ना, अर्थ बहुत ही बड़ी है ना, तो इसका फोर्स महसूस होता है। सो अर्थ जो फोर्स लगाती है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। चांद फोर्स लगा रहा है, उसे भी कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। सूरज फोर्स लगा रहा है, उसे भी कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। सो हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, जिसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आते हैं वेट के ऊपर। सो हमने पढ़ा हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, तो ये अर्थ इस सैटेलाइट पर फोर्स लगाएगी, सैटेलाइट के ऊपर, हाँ, फोर्स लगाएगी। उस फोर्स को क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये अर्थ इस सैटेलाइट पर कितना फोर्स लगाएगी? 20 न्यूटन का, 30 न्यूटन का, 40 न्यूटन का। जितना अर्थ इस पर फोर्स लगाएगी उसको हम क्या कहेंगे? वेट। अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी इस ऑब्जेक्ट पर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो उसे क्या कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट का वेट। अर्थ इस पेन पर फोर्स लगा रही है, तो उस फोर्स को, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को इस पेन का वेट कहेंगे। अर्थ मुझ पर फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उस फोर्स को क्या कहेंगे? जो मुझ पर लग रहा है वो मेरा वेट होगा, ठीक है। इस बोर्ड पर अर्थ फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, जितना फोर्स इस बोर्ड पे लग रहा है वो वेट होगा इस बोर्ड का, ठीक है। सो इस सैटेलाइट पर भी अर्थ फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और कितना लगा रही है, हाँ, उसे हम क्या कहेंगे? वेट। अगर 30 न्यूटन लगा रही है तो इसका वेट कितना होगा? 30 न्यूटन। अगर 40 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है तो वो 40 न्यूटन क्या होगा? इस सैटेलाइट का वेट होगा। अगर 50 न्यूटन लगा रही है तो 50 न्यूटन इस सैटेलाइट का वेट होगा। क्लियर है जी। सो वेट ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। सो जो वेट वेट होता है, डब्ल्यू, ठीक है,
वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। और इससे पिछली वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर सेटेलाइट वाले किस्से में, कौन से किस्से में, सेटेलाइट वाले किस्से में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वही ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो ये जरा देख लें आप, मैंने क्या समझाया था। और हमने पढ़ा, मैंने अभी 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 आपको बताया कि जो फोर्स किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव कराए तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जिस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहा है, यानी कौन सा काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। तो यहाँ पर इसी फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन जो काम है वो कौन सा काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे करा रहा है। तो यहाँ पर इस सेटेलाइट के केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही, हाँ तो समझ गए। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इस किस्से में, हमेशा नहीं। जब भी चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है उस किस्से में जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब इतना हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इस प्लेनेट का इस सेटेलाइट पे लग रहा है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स ही वेट है इस सेटेलाइट का। यानी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इसका इस पे 50 न्यूटन लग रहा है तो इस सेटेलाइट का वेट कितना हुआ, 50 न्यूटन। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स वही ही वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है वेट के। और क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कौन सा कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला काम कर रहा है, सेटेलाइट को रिवॉल्व करा रहा है। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स वही ही सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर है। सो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना वेट है और उतना ही FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इससे पिछली वाली वीडियो में जिसमें टॉपिक था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द मोशन ऑफ सेटेलाइट। सो उस वीडियो में हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन की थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन की थी। और वो हमने की थी इससे कि FG बराबर है FC के। कौन सी चीज़ से की थी डेरिवेशन, फर्स्ट स्टेप कौन सा था, फर्स्ट स्टेप ये था कि FG बराबर है FC के, ये रख के फिर आगे हमने इसकी डेरिवेशन करी थी। लेकिन आज जो हम डेरिवेशन करेंगे वो हम करेंगे FC बराबर W के। सो फर्स्ट स्टेप जो होगा इस वीडियो का वो ये होगा, इस डेरिवेशन का, ठीक है, जो पहला स्टेप होगा इस डेरिवेशन का वो होगा W बराबर FC। ठीक है, सो ये दोनों क्यों बराबर हैं, W FC के बराबर क्यों है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स W के बराबर है और ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे दोनों। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, W बराबर FC। अब हमें इतना पता है कि जो FC होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, उसकी इक्वेशन है कि FC इज इक्वल टू, KFC मत समझिए खाने वाला, सो FC इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपान R। उसके अलावा W, और W का हमें पता है कि W इज इक्वल टू mg। ये वेट की इक्वेशन है, वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, W इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन है, FC इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपान R। सो क्या मैं यहाँ पर W की जगह पर W की इक्वेशन लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, दोनों बराबर है ना, ये जब W है ये बराबर है mg के, दोनों बराबर है, तो क्या यहाँ पर मैं W की जगह पे mg लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा mg। और यहाँ पर FC की जगह पे, कहाँ पर, FC की जगह पे क्या मैं MV स्क्वायर अपन R लिख सकता हूँ, MV स्क्वायर अपन R, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों जो हैं वो दोनों क्या हैं, बराबर है। सो FC की जगह पे हम लिखेंगे MV स्क्वायर अपान R। सो ये था हमारा
सेकंड स्टेप कौन सा था? W की जगह पे mg, FC की जगह पे mv स्क्वायर अपॉन r। क्यों रखा? क्योंकि दोनों बराबर हैं। सो उसके बाद अब इस इक्वेशन को हमें करना है सिंपल। क्या करना है इस इक्वेशन को सिंपल? जैसे पिछली वाली डेरिवेशन में हमने इक्वेशन को सिंपल किया था, इस तरीके से इस इक्वेशन को भी सिंपल करेंगे। सिंपल कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको मास दिखाई दे रहा है, m दिखाई दे रहा है, वही मास वही m आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। सो सिंपल करने के लिए अगर मैं इस मास को कट कर दूँ, कैंसिल करा दूँ इस मास के साथ, तो चल जाएगा? हाँ, काम चल जाएगा। अगर इस मास को हम यहाँ से हटाते हैं इस इक्वेशन से, तो इस मास को भी हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? पहले बराबर थे, फिर जब आपने एक चीज़ हटाई तो यहाँ से भी आपको दूसरी चीज़ हटानी पड़ेगी। सो यहाँ से मास हटाया तो यहाँ से मास हट गया। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा? g इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान r। ये है हमारा थर्ड स्टेप। अब देखें हमें क्या चाहिए? हमें ये यहाँ पर ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इस वेलोसिटी की, ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन कर रहे हैं। सो अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन कर रहे हैं, सो वेलोसिटी यहीं पर रहेगी, ठीक है। इस r को इस तरफ ले आएंगे, हमें इक्वेशन बनानी है वेलोसिटी की। ये जो अभी इक्वेशन बन के आई है ना, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन ये जी की बन के आई है। इक्वेशन किसकी है? जी की। मुझे कैसे पता चला कि ये इक्वेशन जी की है? क्योंकि बराबर के इस साइड पर जो एक अकेली चीज़ है वो कौन है? जी। सो इक्वेशन की दो साइड होती हैं, ठीक है, एक इधर वाली साइड, एक इधर वाली साइड। अगर इक्वेशन की एक साइड पर कोई अकेली चीज़ पड़ी है तो वो इक्वेशन उसकी हो जाती है। तो यहाँ पर तो मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इक्वेशन की साइड पे दो चीज़ें, एक वेलोसिटी एक आर। तो ये इक्वेशन वेलोसिटी और आर की नहीं है। और बराबर के इस साइड देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है? जी। तो एक इक्वेशन किसकी है? जी की है। सो यहाँ से हमें इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमें वी की इक्वेशन बनानी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन बनानी है। सो रीअरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? वी क्योंकि ऊपर पड़ा हुआ है तो इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, आर को ले आएंगे बराबर के इस साइड, है ना, ऐसा ही करेंगे ना। ये वी कब अकेला होगा? जब आर को इधर ले आए। फिलहाल आर इसके साथ, आर को इधर ले आए तो ये वी अकेला हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी वी की। सो आर को इधर ले आएंगे, आर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आएगा तो क्या होगा? जी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आएगा तो जी के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा जी और जी के साथ आर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। क्या अब ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई है? तकरीबन बन चुकी है। देखें हमें चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, और हमें जो यहाँ पर इक्वेशन मिली है ना, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के स्क्वायर की मिली है। किसकी मिली है इक्वेशन? ऑर्बिटल वेलोसिटी के स्क्वायर की। हमें क्या करना है? यहाँ पर इस स्क्वायर को हटाना है। क्या करना है? इस स्क्वायर को हटाना है। सो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं हम? कैसे इस स्क्वायर को हटाया जाए? तो स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर हम देंगे अंडर रूट। अगर हम बराबर के इस साइड पर अंडर रूट दे रहे हैं तो मजबूरन हमें इस साइड पर भी अंडर रूट देना पड़ेगा। अब हम इस स्क्वायर को इस अंडर रूट के साथ कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया। बचा क्या? स्टेप नंबर 5 बचा हमारे पास जी आर इज इक्वल टू वी। वी के ऊपर ये स्क्वायर था, ये अंडर रूट, ये कहाँ गए? ये दोनों कैंसिल हो गए। बचा सिर्फ बराबर के साइड पे सिर्फ वी, और यहाँ पर अंडर रूट जी आर बचा। सो ये इक्वेशन आ चुकी है आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की, ठीक है। इसको हम कैसे करके लिखेंगे? स्टेप नंबर 6 में हम इसको यूं करके लिखेंगे कि वी को इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, बराबर की निशानी, उसके बाद अंडर रूट, ये आपका आ गया जी और ये आ गया आपका आर। अब हमें पता है कि जो आर होता है ये बराबर होता है कैपिटल आर प्लस एच के। तो हम क्या करेंगे? 7वें स्टेप में
v इज इक्वल टू लिख के अंडर रूट दे के g सेम लिखेंगे, इस r की जगह पे दे देंगे r प्लस एच, क्योंकि दोनों बराबर हैं, r प्लस एच। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्यों दी, ब्रैकेट क्योंकि ये जो g है ये इस r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये g r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो अगर g r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये g इस r के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस में इस h के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि r बराबर है कैपिटल R प्लस h के। सो g इस r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर ये g इस r के साथ प्लस में इस h के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट ना देता, इस तरीके से लिखता, ठीक है, तो ये g सिर्फ इस r के साथ मल्टीप्लाई होता, प्लस में इस h के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। सो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट दे दी। अब ये जी दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ जी, तो यहाँ तक हमने की डेरिवेशन, ठीक है। v इज इक्वल टू अंडर रूट जी मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एच, लेकिन हमने यहाँ पर ये वाला h नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, ये h है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। सो आपको पता है ना, ये जो g है, ठीक है, ये वाली g ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। सो हमने पढ़ा था कि ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये पहला ऑब्जेक्ट इस दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, लेकिन जैसे ये दूसरा ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर जाएगा, देखिए पहले इतना करीब था, अब क्या हो गया, दूर हो गया। सो यहाँ पर जो जी होगी वो अलग होगी, और यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी वो अलग होगी, ठीक है। जैसे जैसे कोई चीज़ दूर जाती है तो उसके ऊपर फोर्स कम लगता है, अगर कोई चीज़ दूर जाती है तो फोर्स उस पे क्या लगता है, कम लगता है। और अगर फोर्स कम होगा तो जी भी कम होगी ना, क्योंकि जो जी है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फोर्स पे डिपेंड करती है, फोर्स पे डिपेंड करती है एक्सेलरेशन। सो अगर दूर जाएगा तो फोर्स कम तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होगी। सो ये जो जी की वैल्यू है ये कम होती है। सो इस हाइट पे, ये हाइट है, ये थोड़ा ऊपर है, ऊपर की तरफ है, इस हाइट पे अगर जी की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी होगी, 9 पॉइंट, तकरीबन 9.5 होगी। सो उससे ऊपर जाएगा तो 9.2, उससे ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगी। सो आहिस्ते आहिस्ते क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी जैसे जैसे हाइट पे ज़्यादा जाएगा। सो हमें यहाँ पर जो जी लिखनी है ना, वो 9.8 नहीं लिखनी होती, या जो भी सरफेस पे है वो वाली नहीं लिखनी होती। जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस पे जो जी की वैल्यू है 9.8, वो हमें नहीं लिखनी होती। हमें वैल्यू लिखनी होती है जो उस हाइट पे, जिस हाइट पे सेटेलाइट है, फर्ज करें सेटेलाइट यहाँ पर है, सो जिस हाइट पे सेटेलाइट है उस हाइट वाली जी की वैल्यू लिखनी है। फर्ज करें सेटेलाइट यहाँ पर है, इस इतनी हाइट पे है, अर्थ से इतना दूर है, तो जी की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पर जी की वैल्यू अलग होगी, तो और यहाँ पर जी की वैल्यू अलग होगी। सो जितनी हाइट है उतनी जी की वैल्यू हमें लिखनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी एच, मतलब जी जो उस हाइट पर उसकी वैल्यू है वो लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। सो सैटेलाइट तो अब अर्थ के सरफेस पे तो नहीं होते ना, अर्थ से दूर होते हैं ना। सो जी क्या होगा, जी एच होगा, यानी उस हाइट वाली जी लिखनी है, सरफेस वाली जी नहीं लिखनी। सरफेस वाली है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट भी है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्रिटिकल वेलोसिटी का। कौन सा कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल वेलोसिटी। अच्छा, मैं आपको बता जरूर कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है ना, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ही होती है। हमने जो पिछले वीडियो में ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन डिराइव की, फिर अब इस वीडियो में एक ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन डिराइव की। ये क्रिटिकल वेलोसिटी वही ऑर्बिटल वेलोसिटी, लेकिन थोड़ा फर्क होता है। क्या होता है, थोड़ा फर्क होता है। सो ये अर्थ है, और यहाँ पर एक सैटेलाइट ये अर्थ का चक्कर लगा रहा है। सो अर्थ सॉरी सैटेलाइट जिस पाथ में मूव करता है, उस पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट। सो ये जो पाथ है, ये वाला, ये क्या होगा, ऑर्बिट। अब सैटेलाइट इस पाथ में भी, इस रास्ते पे भी मूव कर सकता है, सैटेलाइट इस रास्ते पे भी मूव कर सकता है, इस ऑर्बिट में भी मूव कर सकता है। लेकिन ये जो पहला पहला ऑर्बिट है ना, ये पहला पहला ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट की ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी उसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे। क्लियर ही है। सो पहले ऑर्बिट में जो सैटेलाइट की वेलोसिटी होती है उसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है, लेकिन ये दूसरे सैटेलाइट में, जो दूसरे ऑर्बिट में जो
वेलोसिटी होगी उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे, तीसरे में जो होगी उसे भी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे, चौथे में जो होगी उसे भी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन पहले क्या जी, पहले ऑर्बिट में जो सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी उसे क्या कहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से हमें क्या बनानी है, क्रिटिकल वेलोसिटी बनानी है। सो पहला ऑर्बिट धरती के बहुत करीब होता है। पहला ऑर्बिट क्या होता है, धरती के बहुत करीब होता है। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर प्लस एच नहीं लिखेंगे, सिर्फ आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिर्फ आर। आर प्लस एच की जगह पे सिर्फ आर, क्योंकि वो जो सेटेलाइट है वो धरती के बहुत करीब है, यानी उसका जो एच है, उसका जो हाइट है वो निग्लिजिबल है, उसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, आर प्लस एच। क्या लिखेंगे, आर प्लस एच नहीं लिखेंगे, सिर्फ आर लिखेंगे। ये जो एच है, जो हाइट है सेटेलाइट की, उसे हम क्या करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे। और जो जी एच है, यानी उस हाइट पे जो ग्रेविटी है, वो भी हम नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ कौन सी ग्रेविटी लिखेंगे, सरफेस वाली, क्योंकि सेटेलाइट सरफेस के करीब है। सो जी भी हाइट वाली नहीं, जी कौन सी लिखेंगे, जो सरफेस पे होती है, 9.8। कितनी होती है, 9.8। और अब इस वेलोसिटी को, ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो खाली वी लिखी हुई है उसे क्या कहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से, कि v की जगह पे वी सी यानी क्रिटिकल वेलोसिटी, उसके बाद अंडर रूट सेम आ गया, उसके बाद जी एच की जगह पे सिर्फ जी एच की जगह पे सिर्फ जी, और आर प्लस एच की जगह पे सिर्फ आर। ठीक है, यहाँ पर देखें, जी एच की जगह पे वहाँ पर सिर्फ जी लिखा, और आर प्लस एच की जगह पे सिर्फ आर लिखा। ये जो हाइट है उसे हमने नज़रअंदाज कर दिया, निग्लिजिबल करार दे दिया। सो यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी की, क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन में लिखी हुई है, द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट सैटेलाइट इन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ। सो यहाँ पर होगा फर्स्ट स्टेबल और सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ। कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल। एक वेलोसिटी, अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ मूव करती है, आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ, तो वो होगी वर्टिकल वेलोसिटी। अगर कोई चीज़ यूं मूव करती है, यूं, सो ये कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सो सेटेलाइट की कौन सी वेलोसिटी होती है, जब उसे ऊपर ले जाकर लॉन्च कराया जाता है सेटेलाइट को। फर्ज करें यहाँ पर सेटेलाइट को, जैसे ये बॉल है, कैनन बॉल को लॉन्च कराया गया है, ऐसे ही सेटेलाइट को लॉन्च कराया जाता है इस तरीके से। सो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल। ये कौन सी होगी, वर्टिकल। ये कौन सी, हॉरिजॉन्टल। सो पहले ऑर्बिट में जो सेटेलाइट की वेलोसिटी होती है ना, उसे कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी, लेकिन होती वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।